एक कंपाउंड वॉल बनी हुई थी, कुछ घर बने हुए थे, और प्लांट का काम अभी स्टार्ट हो रहा था। हम होते थे और सांडे होते थे। जॉब जो है ना, वो उससे आदमी नहीं आगे जा सकता इतना। मैं यंग इंजीनियर था, लेकिन सोल्यूशन देता था, ही यूज्ड टू लिसन। और हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो उस जमाने में तस्वर भी नहीं था कि ये काम हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद, अच्छा बाबू कैसा हुआ है? मैंने अच्छा हो गया। बाबू कहने लगे क्या प्रोग्राम है? मैंने सर प्रोग्राम क्या है, अब एग्जाम हुए हैं, फारिग हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करें। रेस्ट क्या करना? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नेदरलैंड फेलोशिप के लिए नॉमिनेट किया। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जो कमेटी थी उसका कन्वीनर बनाया गया, तो मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में खासा इन्वॉल्व रहा। और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में मैं तकरीबन 2010 करीब आपने इंजीनियरिंग की एजुकेशन पूरी की, उसके बाद आए तो जॉब किया या काम करने का सोचा? दोनों सूरतों में इंजीनियरिंग से ही सामना। ज़रा अपनी मेमोरीज रिकलेक्ट करें और हमें बताएं कि बाहर निकले तो क्या किया। मैं 1978 में NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इंटर हुआ, और 1978 से लेके 1983 तक मैं NED यूनिवर्सिटी में रहा। उस ज़माने में बीच में हालात कुछ ख़राब हुए थे, तो एक साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी। तो 83 में मैं पास आउट हुआ। यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट का हुआ। उस ज़माने में मैं स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी भी रहा। तो उस ज़माने में भी कुछ सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स आ गए। यूनिवर्सिटी में उस वक्त यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, और उस ज़माने में जो NED सारी यूनिवर्सिटी थी, उसका जो प्रेसिडेंट होता था वो सिंडिकेट का मेंबर भी होता था। और यूनिवर्सिटी की जितनी कमेटियाँ वगैरह होती थी, तो हम थे तो यानी कि स्टूडेंट, लेकिन हम यूनिवर्सिटीज़ के सारे के सारी चीज़ों में जो खासतौर पर मुझे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जो कमेटी थी उसका कन्वीनर बनाया गया, तो मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में खासा इन्वॉल्व रहा। तो वहाँ से एक सिविल इंजीनियरिंग, और फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उस ज़माने में। ज़हीरुद्दीन पठान साहब जो है NED के फेज़ 2 के कंसल्टेंट थे, उनसे, और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके मसाइल, किस तरीके से जो ना फेज़ 2 के काम शुरू हो जाएँ और लेबॉर्ट्रीज़ में इक्विपमेंट आ जाए, ये आ जाए, उसमें हम कुछ थोड़ी बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट रही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ। फास्ट ट्रैक आगे जाएँ, 83 में जब हम पास आउट निकले गए, उस ज़माने में सिर्फ छोटी सी एक बात कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही एक इंजीनियरिंग रिव्यू से भी वो ताल्लुक़ रहा। और मेरी जो इंजीनियरिंग रिव्यू के बानी थे नजम साहब, तो उनसे मेरी मुलाकात जो है, जहाँ तक मुझे याद है, 1980-81 में हुई, जब उनका गवर्नर हाउस के सामने ऊपर ऑफिस था। तो उस ज़माने से रही, और फिर वो 1980-81 की मुलाकात जो है वो आखिरी दम तक उनके रही, और फिर बाद में भी इंजीनियरिंग रिव्यू से ताल्लुक़ रहा। तो ये भी मेरा भी को तकरीबन 40-45 साल 46 साल का इंजीनियरिंग रिव्यू से ताल्लुक़ रहा है। और उस ज़माने में मैं स्टूडेंट के तौर पे जाते थे, कुछ खबरें दे देते थे, और वो छापते भी थे। फिर वो दोनों नजम साहब भी और रियाज साहब दोनों जो ना बड़े इंटरेक्टिव किस्म के लोग थे, तो बड़ी डिस्कशंस भी और ये भी, और फिर हमारे कोई प्रोग्राम वगैरह होते थे उसमें वो तशरीफ भी लाते थे। जब मैं पास आउट हुआ, तो जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट वाइवा था, तो हमारे एक टीचर थे जो कि हैदरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ इंजीनियर भी थे, रशीद साहब, AKM रशीद, बड़े मशहूर चीज़ थे, हबीब बैंक प्लाजा और ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। तो उन्होंने उनसे यूनिवर्सिटी के ज़माने की कुछ शनासाई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो बिहार के रहने वाले थे, तो वो कहते थे बाबू, तो कहने लगे बाबू जब वाइवा हो तो मुझे आके बताना वाइवा कैसा हुआ। मैंने उनको, वाइवा मेरा ख़त्म हुआ 2-3 बजे, तो मैंने बोला चलो मैं जाके, रशीद साहब ने कहा था बता दो। मैं रशीद साहब के पास पहुंचा, तो रशीद साहब ने उसके बाद, अच्छा बाबू कैसा हुआ है? मैंने अच्छा हो गया। बाबू कहने लगे क्या प्रोग्राम है? मैंने सर प्रोग्राम क्या है, अब एग्जाम हुए हैं, फारिग हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करें। रेस्ट क्या करना? टक करके घंटी बजाई, अपने PA को बुलाया, बाबू का जो ना वो टिकट करा था। अच्छा बाबू फिर कल तुम जो ना वो डेरा गाजी खान चले जाओ, तो मैं परसों आऊँगा, फिर वहाँ मिलेंगे। वो बेटा बाबू, वो अभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डेरा गाजी खान सीमेंट फैक्ट्री का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट लग रहा है, तो बस काम करना है, चलो क्या करना है यहाँ पे। ज़ाहिर है इज्जत का एक हमारा ताल्लुक था, ये था ना, कोई एप्लीकेशन दी है ना कुछ दिया, बस उन्होंने बोला जाओ, और हमें उनके बंदे ने बोला जी आपकी कल की टिकट हो गई है,
ट्रेन में बैठ के मुल्तान गए, मुल्तान से जो है वो वैगन में बैठ के हम डेरा गाजी खान पहुंच गए। डेरा गाजी खान के शहर से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों के अंदर वो सीमेंट फैक्ट्री बन रही थी। जब रात को वहाँ शहर पहुंचे तो रात को वहाँ से गाड़ी आई, गाड़ी लेके हमें जो है ना वो जंगल में चले गए। जंगल में पहाड़ों के दरमियान एक कंपाउंड वॉल बनी हुई थी, कुछ घर बने हुए थे और प्लांट का काम अभी स्टार्ट हो रहा था। हम होते थे और सांडे होते थे वहाँ पे और ज़ाहिर है हम काफ़ी सारे यंग दोस्त थे, हमारे क्लासमेट्स काफ़ी सारे थे और भी लाहौर यूटी लाहौर के भी लोग थे, तो वो सब के सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन वहाँ पे जो सबसे अहम काम हुआ कि सीखने को बहुत मिला। जो हमारे रशीद साहब का एक मॉडल था, उन्होंने एक मॉडल आजमाया कि उन्होंने जो नॉन इंजीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोग जिन्होंने सीमेंट प्लांट बनाए उनको हायर किया और हम जैसे यंग लोगों को हायर किया और 2-2 आदमियों की टीम बना दी। एक आदमी जिसने 20-20 प्लांट सीमेंट के बनाए हुए हों, वो आदमी लेकिन उसको ड्राइंग पढ़ना आती है, ना लिखना आता है, ना कुछ करना आता है। उस स्टार्टिंग कैरियर उनका चाहे सर्वे हेल्पर से हुआ हो और वो सर्वे हेल्पर से फोरमैन और फोरमैन से जो है ना वो समझ लें साइट इंजीनियर बन गए थे। लेकिन एक्सपीरियंस था ज़ाहिर है उन लोगों से बहुत सीखा। मेरे को भी एक ऐसी साहब मिले, अब्दुल रऊफ साहब, कुछ लेकिन हमें ड्राइंग करना फिर सारा वहाँ पे फिर उन्होंने कंपटीशन कर दिया था कि जो सीमेंट प्लांट के मुख्तलिफ यूनिट्स है तो 2-2 की टीम बना दी कि कौन कितनी तेजी से जो है ना काम को निकालता है, कौन फाउंडेशन से बाहर आता है। सीमेंट साइलोज, ब्लेंडिंग साइलो, ये सारे प्री हीटर टावर, ये सारी चीज़ें करते थे। और ज़ाहिर है वहाँ बैचिंग प्लांट लगा, वो फिर वो उसमें एक कन्वेयर बेल्ट थी। कन्वेयर बेल्ट जो है ना वो तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 किलोमीटर की थी पहाड़ों से, जहाँ से लाइमस्टोन क्वेरी से आना था। तो वो सारा काम एक सीखने को मिला। तकरीबन साल वहाँ से गुजारा। उस ज़माने में हमारे खान साहब जो है वो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे। खान साहब वो हैं जिनका बेटा आज असद जो है वो डीन है NED में सिविल डिपार्टमेंट का। वो उस वक्त उसने इंजीनियरिंग में वो एडमिशन ले रहा था जब हम वहाँ पे थे। 1 साल के करीब तकरीबन वहाँ 1 साल या से कम होबेश वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, उसी के पैरेलल में एक यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स UNCHS और BCCI फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो OPP का एरिया जो है ना वो बनारस और बनारस के करीब वाला था और औरंगी टाउन के पीछे 11.5 और रईस अमरोही और ये सब उसमें सारा ये था कि उनकी मास्टर प्लानिंग करना, मास्टर प्लानिंग करके वहाँ पे कुछ फंडिंग से कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना, पायलट प्रोजेक्ट्स, और फिर गवर्नमेंट को बताना। तो उसमें वो उस ज़माने के जितने उस इलाके के काउंसलर होते थे, कोई पीपल्स पार्टी का दीन मोहम्मद बलूच का था, तो कोई जमात इस्लामी का कोई कह, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना, इलाके में जाके काम करना। तो हमारे साथ 2 फॉरेन एक्सपर्ट्स UNCHS के थे। एक श्रीलंकन डॉक्टर था, डॉक्टर ज्ञान सिन्नतांबे। डॉक्टर ज्ञान सिन्नतांबे इंपीरियल कॉलेज लंदन का PhD था। और एक था डैनिश जॉन मेलनबर्ग। जॉन मेलनबर्ग जो है ना वो घर बनाने का मास्टर था, जो वहाँ ही के रिसोर्सेज थे। तो वहाँ जो औरंगी टाउन के साथ पहाड़ थे, पहाड़ से पत्थर मिलता था, तो पत्थर से वो घर और ये बनाना। हमारा काम बेसिकली ज़्यादा सैनिटेशन का ज़्यादा काम था। वहाँ पे सैनिटेशन कोई नहीं थी, तो सैनिटेशन में सेप्टिक टैंक्स बनाना, गलियों में जो है ना सीवरेज लाइन डालना, रोड्स की इनको मास्टर प्लानिंग करके देना, वो सारा ये सारा काम हमने किया। उससे पहले जब वहाँ पे आए थे तो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे कुछ काम किए थे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत तो प्लानिंग थी, लेकिन रिसोर्सेज ज़ाहिर है उनके कम थे। तो हमारे ज़्यादातर रिसोर्सेज प्लानिंग के ऊपर थे और कुछ पायलट प्रोजेक्ट से थे। तो 1 साल उनके साथ काम किया। फिर मैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में 1984 में आ गया और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में मैं तकरीबन 2010 तक रहा तकरीबन, और 25 साल के करीब है। उसमें मैंने ग्रिड स्टेशंस, पावर प्लांट्स और जो बिन कासिम थर्मल पावर प्लांट है इसके यूनिट नंबर 4, 5, 6 पे रहा। उस पर फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर भी रहा। फिर मैंने लास्ट लेग में मैंने जो है वो प्रोक्योरमेंट का हेड भी रहा इलेक्ट्रिक की। तो ये एक सफ़र लंबा था। उसमें KEC में KEC के दौरान मैंने मास्टर्स किया हाईवे इंजीनियरिंग पे। मुझे
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नेदरलैंड फेलोशिप के लिए नॉमिनेट किया, मुझे फिर नेदरलैंड गवर्नमेंट की फेलोशिप मिली और फिर मैं 1 साल के लिए मास्टर्स करने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में गया। मेरा फिर एरिया ज़्यादा था जो समंदर के साथ हमारे इनटेक चैनल्स हैं उसकी ड्रेजिंग और उसकी ग्रोइंग्स और डाइक्स की कंस्ट्रक्शन। हमने फिर कोरंगी में काम किया, कोरंगी थर्मल पावर प्लांट पे काफ़ी काम किया, वहाँ पे डाइक्स की एक्सटेंशन की, ये किया, अंडरग्राउंड और अंडर वाटर काम किए बहुत सारे। फिर जो पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन है, ग्रिड स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्यूबलर पोल्स, ये आप देख रहे हो वो सिंगल वाले पोल है। मेरे हाल इसकी सबसे पहले टेस्टिंग पे मैं जर्मनी में इसकी न्यूहैम में के इलेक्ट्रिक की तरफ से गया। के इलेक्ट्रिक में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छे कोलीग्स थे, उन कोलीग्स से सीखने का भी मौका बहुत मिला और करने का भी। मैंने मज़र साहब थे जो कि AEE से MD तक बने, तो उनके साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था। बहुत सारी जगह पे प्रोजेक्ट्स में मसलाइल आते थे कि ये क्या है, तो फिर मैं यंग इंजीनियर था लेकिन सोल्यूशन देता था, ही यूज्ड टू लिसन। और हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो उस ज़माने में तस्वर भी नहीं था कि ये काम हो जाएंगे, लेकिन वो काम हो गए। हमने जो बिन कासिम का थर्मल पावर प्लांट का सबसे बड़ा मसला था रॉ वाटर का, कि अगर किसी वक्त भी आप सुनते हैं ना आजकल ढाबे जी पे पानी की लाइन फट गई, तो वो उसी लाइन के जरिए से जो है ना वो बिन कासिम थर्मल पावर प्लांट को पानी जाता था। अगर पानी की लाइन टूट जाए तो रॉ वाटर नहीं आएगा, तो रॉ वाटर जो है ना उसी से स्टीम बनती है और उसी से स्टीम टरबाइन चलती है। समंदर से जो पानी लेते हैं उससे सिर्फ कूलिंग होती है। हमारे पास अगर रुक जाए तो हमारे पास 1 लाख टैंकर भी हो तो वो 1260 मेगावाट के पावर प्लांट को चला नहीं सकते। उस जमाने में स्टील मिल्स का एक अलग वाटर सिस्टम पूरा एग्जिस्ट करता था, तो हमने स्टील मिल वालों से कोशिश की कि हमें पानी दे दिया जाए। हमने काफ़ी नेगोशिएट की, वो सब आखिर में आके कहते थे ये किसी वजह से हम आपको पानी नहीं देंगे तो अखबारों में कल आप नोट लगा देंगे कि स्टील मिल की वजह से जना कि AC की बिजली लोड शेडिंग हो रही है और प्रॉब्लम है कि AC नहीं दे। कोशिश करती है। फिर एक मेरा ख्याल है जनरल बुखारी एक आया था जो चेयरमैन बना था स्टील मिल का, वो काफ़ी सख्त आदमी था, काफ़ी उसने तशद्दुद था, काम भी किया व्हाटएवर द केस, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम दे रही थी। स्टील मिल्स वालों ने घर बनाए थे गुलशन हदीद में, और स्टील मिल की अपना पावर प्लांट था, उससे उनको सप्लाई देते थे और वहाँ के सारे लोग बिजली फ्री में इस्तेमाल कर रहे थे। और वो नहीं था, एक तो उनकी अपनी जो स्टील मिल की एक कॉलोनी थी, एक उसके साथ ये गुलशन हदीद उनके लिए एक मसला बना था। तो किसी मीटिंग में MD हमारा गए हुए थे, तो MD ने उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए एक दर्द सर बना हुआ है, तो आप ऐसा करें कि हम अपने आप को निकालते हैं, आप KEC को टेक ओवर कर लें, गुलशन हदीद को बिजली की सप्लाई का सारा सिस्टम KEC टेक ओवर कर लें। तो ज़ाहिर है MD की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि उससे कुछ बोलते। उन्होंने बोला ठीक है सर हम कर लेंगे, लेकिन हमारे भी एक मसला है, उसको भी आप हल कर देंगे। क्या मसला है? उन्होंने कहा कि जी हमारा ये पावर प्लांट का मसला है, पानी के होता है ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, दे देंगे। अच्छा, वो जितने नीचे वाले थे किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। वो रातों रात हमने, अच्छा हमारे पास पाइप नहीं था, पाइप हमारा कहीं पड़ा हुआ था, उसके ऊपर किसी और की निगाह थी, वो उसको हमने सीमेंट लाइनिंग कराई, जो कुछ किया। वो आज बिन कासिम की लाइफ लाइन है। वो हम वो गुमनाम सिपाही हैं जो करके चले गए, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना उन्होंने, और वो फिर गुलशन हदीद में ज़ाहिर है वो गुलशन हदीद में फिर बाद में आबादी और बढ़ी, और वो के इलेक्ट्रिक के सारे जो है ना कंज्यूमर्स हैं, स्टील मिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ज़ाहिर है आज स्टील मिल का मेरा ख्याल है पावर प्लांट बंद भी हो गया, तो ये अच्छा उनके लिए एक ब्लेसिंग भी थी कि स्टील मिल कम अज़ कम उनके पास एक एश्योर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई। उसके बाद बीच में मैंने 3 साल जो है ना वो काम किया। EOBI एक इदारा है ना, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, इसने एक कंपनी बनाई थी, पाकिस्तान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, प्राइमको। तो प्राइमको का मैं पहला जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग बना, फरहद आदिल साहब उसके पहले CEO थे। हमने फिर कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, लाहौर में एक होटल बनाने की कोशिश की, यहाँ मेन IIH चुंदीगढ़ रोड पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टावर बनाने की कोशिश की, कुछ चीज़ें ली। वो अब 3 साल वहाँ रहे। उसके बाद 3 साल बाद फिर मैं के इलेक्ट्रिक से मैं रिज़ाइन करना चाहता था। तो उस ज़माने में एक जर्मन था शिमिट, वो MD था, उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने बोला आप जो सैलरी दे रहे हो उससे डबल सैलरी मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। फिर ये वो बहरहाल उसने कहा कि तुम मुझे एक पेपर साइन करके दो कि मैं जिस दिन तुम्हारी सैलरी मैच करूँगा तुम वापस आ जाओगे। साइन करके दिया। बहरहाल वो फिर 1 साल बाद चला गया, लोग भूल भी गए, मैं वापस आया। लेकिन मुझे बाहर जाने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि हम तो एक कुएं में फंसे हुए, के इलेक्ट्रिक में हम लगे हुए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें। तो फिर मैं
वापस के इलेक्ट्रिक में आया मेरे ख्याल है मार्च में, और 2 महीने बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अर्ली रिटायरमेंट की। मैं 50 साल की उम्र में के इलेक्ट्रिक से, लोग निकलना नहीं चाहते लेकिन मैंने अर्ली रिटायरमेंट ली और मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया। एक जापानीज कंपनी थी सायता पाकिस्तान, उसमें एज ए चीफ उस वक्त मैं जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग था, बाद में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया। उसमें गया और फिर उसमें हमने एक नए एरियाज़ में काम किया और हमने जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है इसके अंदर काम करना शुरू किया और ऑयल और गैस की फील्ड जो है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जॉब्स किए, उनकी एयर स्ट्रिप्स बनाई। 2010 से 2026 हो गया, अभी हम विदाउट ब्रेक इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास फरवरी 2027 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के साथ। मैंने BHP के लिए काम किया, मैंने ENI के लिए काम किया, मैंने OMV के लिए काम किया, मैंने पाकिस्तान पेट्रोलियम के साथ फिर एक कंसेशन ब्लॉक जो है ना वो जॉइंटली बिड करके वो एक्वायर किया। डेरा इस्माइल खान के साथ एक ब्लॉक है जिंदान, वो जो है लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान के दरमियान, वो एक्वायर किया। तो ये फिर ये सारी, और लेकिन जो असल बात है जो मेरे ख्याल यंगस्टर्स के लिए कि आपने जो बात की थी ना, ये जॉब होती है, लेकिन जॉब के अलावा जब ज़ाहिर मैं सहायता में गया तो मेरा बस जॉब वाला रिलेशनशिप नहीं था, मेरा कुछ और रिलेशनशिप था। उस पूरे बिजनेस डेवलपमेंट का भी था, उसमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी। वो उससे फिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट मिलती है। तो अगेन एडवाइस तो यही है कि जी जॉब जो है ना वो उससे आदमी नहीं आगे जा सकता इतना जितना जो है कि आप अगर अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप्स करें और उसके ज़रिए से। और हमने देखा है हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सी, आफ्ताब सिद्दीकी ने पैरागॉन बनाई। आफ्ताब सिद्दीकी पहले गेमर्स में काम करते थे, आप माशाल्लाह कहीं से कहीं चले गए। ऐसी हज़ारा मिसाल है। तो जो अपने काम के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन इंशाल्लाह कभी ख्याल आया कि आप अपनी कंपनी बनाएं? असल में मैंने जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी ने मुझे बहुत दफ़ा ऑफर की कि मैं पार्टनरशिप में आ जाऊँ। ठीक है, जब मरूम हमारे CEO अजमल फारूकी थे, तो मैंने कहा कि बगैर पार्टनरशिप के जब सारे काम सही हो रहे हैं तो मुझे पार्टनरशिप वाला प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है। ओके, जब मुझे देखें, एक होती है पेपर पे पार्टनरशिप, आप SEC में भी जाएं ये करें, लेकिन उनके साथ में जो रिलेशनशिप था, मैं आई वॉज होल एंड सोल, एवरीथिंग अंडर मी। तो उसमें ना ये कि पैसा कहाँ खर्च किया कहाँ, आखिर में सिर्फ एक चीज़ थी बॉटम लाइन कि कैश बुक जो है ना वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है तो फिर कंपनी ने कभी ये नहीं पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो उसमें मैं पार्टनरशिप की या कंपनी खोलने की कोई फील ही नहीं हुई वहाँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके अपने अलग मसाइल हैं, वो सारे मसाइल तो वो देख ही रहे थे, बाकी कंपनी अलहमदुलिल्लाह चलती है। लास्टली राइट फ्रॉम डेरा गाजी खान में 1 साल के लिए गए, उसके बाद ये पूरा सफ़र इंजीनियरिंग की लेवल, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें जो इंजीनियरिंग में हैं, कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, वो और अब जहाँ पे इंजीनियरिंग खड़ी है, असल में बहुत फर्क? नहीं, असल में हुआ ये फॉर्चुनेटली कि हमने जब पहला प्रोजेक्ट हम गए तो वो सारी की सारी उसी ज़माने में मैकेनाइज कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट था, और हमारी जो कंपनी थी हैदरी कंस्ट्रक्शन जो है ना हबीब ग्रुप की कंपनी है, तो हबीब ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट करके उस ज़माने में कोबेल्को के सारे इक्विपमेंट मंगाए, एक्सकेवेटर मंगाए, डोजर्स मंगाए, बैचिंग प्लांट्स मंगाए। तो हमें जो ना शुरू से उन इक्विपमेंट्स के साथ प्लानिंग, ज़ाहिर इक्विपमेंट तो हम नहीं बैठते, लेकिन इक्विपमेंट के साथ काम करने का हमें एक तजुर्बा मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया। तो वो एक बहुत अहम चीज़ हमारे कैरियर में रही। फिर हम बिल्कुल प्रिमिटिव उसमें आ गए कि हम ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ना हम स्कूटरों में जाके भी ना उन गलियों में काम करते थे जो हमने UNCHS के साथ किया। हम होंडा 70 के ऊपर जाके ना उन गलियों, वो तंग गलियां, गाड़ियां भी नहीं जा सकती, वहाँ पे हमने उनके साथ काम किया। उसका एक अलग एक्सपोजर, उसमें कम्युनिटी स्किल्स की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व, रात को जाके कम्युनिटी के साथ मीटिंग करना, फिर सुबह प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि किसी भी इलाके में बगैर कम्युनिटी की ऑन बोर्ड लिए हुए आप काम नहीं कर सकते थे। और उसमें फिर पॉलिटिकल राइवल्स भी थे, कोई जमात इस्लामी का काउंसलर था, कोई पीपल्स पार्टी का काउंसलर था, दोनों के साथ, बल्कि शायद ANP के भी वो थे काउंसलर। लेकिन हमारा सबके साथ बहुत अच्छा ये था कि हम उनको ये प्रोग्राम देते थे कि हम आपके इलाके की डेवलपमेंट करना चाहते हैं और हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, और आपको साथ लेके चलेंगे तो आप ही के नंबर बनेंगे, आप ही के वोटर खुश होंगे कि देखो हमारा काउंसलर ये काम कर रहा है। तो वो सब कम्युनिटी के, दैट वाज मोर ऑन कम्युनिटी इंटरेक्शन। हाँ, बहुत ज्यादा वो हुआ कि इलेक्ट्रिक में आने के बाद जो है ना हमने ज़ाहिर
जो हमने प्रोजेक्ट्स किए वो उसमें फॉरेन कंसल्टेंट्स के साथ, फॉरेन हमने फिशनर के साथ काम किया, हमने लमायर के साथ काम किया, हमने जापान की टेप्सको के साथ काम किया। तो वो एक था उस ज़माने में। फिर जब मुझे एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जापान जाने का भी इत्तेफाक हुआ, तो बाहर की सारी चीज़ें सीखने को मिली। फिर वो सारी जापानीज़ यहाँ पे साथ हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर सारे जो हिटाची और मोरोबिनी थे, ऑलरेडी इनहाउस इंजीनियरिंग। हाँ बिल्कुल, वो लोग ज़ाहिर है वो बड़े वो थे, और हम ज़ाहिर है उनका पार्ट थे, हम बीइंग द क्लाइंट इंजीनियर्स। वो सारी की सारी चीज़ें, बॉयलर में जर्मन्स थे, बैबकॉक वाले, तो उन सब के साथ फिशनर भी जर्मन्स थे, तो लेमायर भी जर्मन्स थे। तो इनके साथ काम करने से ना जो इंटरनेशनली, और फिर उस ज़माने में जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, वो मोरोबिनी का जो सब कॉन्ट्रैक्टर था वो ब्लैक एंड विच इंटरनेशनल अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर था, कैंसास का, कैंसास सिटी का वो कॉन्ट्रैक्टर था। तो वो सारे गोरों के साथ और जापानीज के साथ, इन सब के साथ काम करने के साथ बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। और फिर हमने बहुत सारे उनके साथ रहते हुए चीज़ें उनको भी बताएं कि जी ये इस तरीके से हो सकती हैं। वो भी बड़े एक्साइटेड भी थे, एक्सेप्टेबिलिटी थी, वो बड़ा अच्छा काम हुआ। फिर हम जब फाइनेंशियल एरिया में आए, प्राइमको में, तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमने प्रोजेक्ट कंसीव भी किए। उसमें पैसे बहुत ज़्यादा थे, 700 बिलियन का पूल था हमारे पास, और सब पेंशनर्स का फंड था। तो हमारी कोशिश थी कि हम कोई भी ऐसी डील ना करें जो कि गवर्नमेंट टू प्राइवेट हो। हमने एक उस ज़माने में ब्रिगेडियर अख्तर जामिन साहब जो है ना, वो चेयरमैन होते थे यूबीए के, बड़ा उनका अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, हमारे पर बड़ा कॉन्फिडेंस था उनका। बहुत सारे लोग उनसे घबराते थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब से बहुत किए, वो ब्लू वाइट थे, बिल्कुल बहुत करीब थे उनसे, गवर्नर हाउस में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कई साल तक हो रहे। तो वो उनका मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, फरहाद आलम साहब को। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंसीव किए, जो हम कहते थे वो करते थे। और हमने फिर हमने एक एम्बार्गो लगा दी कि हम सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो लैंड एक्वायर करेंगे जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो। पैसा गवर्नमेंट से गवर्नमेंट पे चले जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो उसके बाद हमारे जाने के बाद ये गवर्नमेंट टू प्राइवेट के काम हुए और बिलियनों के स्कैंडल बने, और बाद के चेयरमैन जो है ना वो नैब में और जेल में बंद भी हुए। तो वो बहरहाल वो एक उनकी पॉलिसी, लेकिन हमने ऐसी चीज़ें नहीं की जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स, लेकिन बहरहाल वो तजुर्बा तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ऐसी थी कि जिसपे समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट को जो है ना वो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ये मेरा बॉटम लाइन थी। अभी मैं पिछले हफ्ते जो नया सीईओ है, मेरा जूनियर, उस ज़माने में जिस बच्चे को मैंने हायर किया था, वो अब प्राइमको का सीईओ है इस्लामाबाद में। तो मैंने उसको जाके समझाया क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बोला था कि बॉटम लाइन ये कि ये बिजनेस जो है ना ये गवर्नमेंट का नहीं है। आज हम बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, कल कोई आएगा उसको मिस हैंडल करेंगे। तुम एक काम करो कि लैंड बैंक्स खरीदो और प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए उसको एक्वायर करो। तुम्हारा लैंड बैंक का प्रॉब्लम वो होगा, बाकी वो बनाएगा, वो बेचेगा, उसके प्रॉफिट तुम लो और आगे बढ़ो। क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये था कि इनके पैसे ये बैंक में इन्वेस्ट करते थे। बैंक में जो एक्चुअरियल साइंसेज वाले बताते थे कि बैंक में आप जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर साल के बाद वो आपके पैसे, वो आपको 14% या 20% भी दे दें, लेकिन आपके पैसे कम हो रहे हैं। बेसिकली तो आप डिवैल्यूएशन इससे ज्यादा है जितना वो प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आपने 100 रुपए जमा कराए, आपके 120 हो गए, लेकिन 100 इक्विवेलेंट ऑफ डॉलर जो है ना वो 90 रुपए हो गए। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि हम रियल एस्टेट में कराएं, और रियल एस्टेट में ज़ाहिर तो ये कुछ चीज़ें नहीं। तो एज अ होल जब आपने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग में, मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गई थी, और उसके बाद जिन कंपनियों से, पूरी बाहर की कंपनियों से, तो मतलब आपने टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूसली एक राइज बिल्कुल देखो खासतौर पे ईएनपी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, ईएनपी इंडस्ट्री के अंदर जो काम है वो हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सबसे प्राइम है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। एचएससी में कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है। एचएससी के कॉम्प्रोमाइजेज ना होने की वजह से वो पूरा कल्चर कंपनी के अंदर डेवलप किया। तो हम यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान से हमें नॉमिनेट किया गया इटली के अंदर एज ए बेस्ट एचएससी कॉन्ट्रैक्टर। उसमें वर्ल्ड वाइड कंपटीशन था, जिसमें सारे ईएनआई जहाँ नाइजीरिया में भी काम कर रही थी, ब्राज़ील में भी काम कर रही, दुनिया के मुख्तलिफ। फिर फाइनली जो कंपटीशन में हमारी कंपनी को वर्ल्ड वाइड फर्स्ट प्राइज मिला ऑन एन एचएससी की कंप्लाइंसेस। एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो, विद इन टाइम भी हो, टाइम उसमें एक दिन भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पीछे रिग लगी होती है, और रिग का एक दिन का आइडल चार्जेस है ना $1000 है।
तो वो कंपनी चाहती है टाइम पे काम हो, बगैर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज किए हुए काम हो। तो वहाँ सेफ्टी के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो वो सारे काम सीखे कंपनी के अंदर एक कल्चर 10-12 साल में बनाया मैं, और मेरा ख्याल है अब वो कल्चर सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ गया। अब किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हेल्थ सेफ्टी के बगैर काम नहीं हो रहा। तो वो एक अच्छा कल्चर कंपनी में सीखने का और सिखाने का मौका।